Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the new series with world history and the first topic for today is Enlightenment period of 18th century. So before discussing the period of 18th century we have to know what are the context. तो context के लिए we will discuss रेनेसा है क्या, रेनेसा पहले क्या था, उसके बाद फिर रेनेसा कब आया, क्यों आया, देन रिफॉर्मेशन क्या होता है, काउंटर रिफॉर्मेशन क्या होता है, एज ऑफ डिस्कवरी क्या होता है, देन वी विल फोकस मच मोर ऑन एनलाइटमेंट पीरियड, फीचर्स ऑफ एनलाइटमेंट, हाउ इट अफेक्टेड द अदर एरियाज और एस्पेक्ट सोशल पॉलिटिकल रिलीजन एक्सेट्रा, फिर क्रिटिक ऑफ एनलाइटमेंट जिसमें रोमांटिसिज्म एंड स्केप्टिज्म आएगा. दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, वर्ल्ड बिफोर रेनेसा. तो वर्ल्ड बिफोर रेनेसा इज अराउंड 14 12 एंड 13 सेंचुरी. उस समय इंडिया में क्या था, तो इंडिया में बोल सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी थे, लोधीज, तुगलक एक्सेट्रा. तो कहीं ना कहीं जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दे वाज मच मोर फोकस ऑन द डिविनिटी ऑफ द किंग. फॉर एग्जांपल बालबन, he was said to be a shadow of God on the earth, was the absolute monarch. His word, his direction, his jurisdiction was supreme. चर्च का डोमिनेशन ह्यूज था. इवन इंडिया ऑल्सो द डोमिनेशन ऑफ द मॉस्क, इवन द अदर्स denomination was very substantial. The church denomination, it was not only on the political aspect or in religious aspect, but also the social aspect. Ki, for example, there were cases of witch hunting. Even the women were having the role of mostly wives as compared to rulers. Further, the society was divided into several hierarchy, जिसमें हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म, द फॉर्मेशन ऑफ सर्व्स एंड लैंडलॉर्ड. द लैंडलॉर्ड मतलब दोज हु आर हैविंग अ ह्यूज स्टेट, जिसको मैनर बोलते हैं, एंड सर्व ए मोस्टली पेजेंट. दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन लैंडलॉर्ड विद द हेल्प ऑफ वेजेस, टाइटल्स एक्सेट्रा. तो हायरकी कैसे था, किंग थे, उसके नीचे ड्यूक, बैरन एंड नाइट. फर्दर जो सोसाइटी था इट वाज बेस्ड ऑन डार्क, इसको डार्क एज बोला जाता है. डार्क एज इन द यूरोप, क्यों, क्योंकि वहां पर there was a social fragmentation in the society, high order of classism, even hierarchy in the society, as well as जो king का authority है, it was limited by the religion doctrine, religion scriptures. Church were intervening into the political aspect. It was controlling, we can say it was controlling from the Roman Catholic Church. तो उनका जो पावर था कहीं ना कहीं हर एक कंट्री के अंदर में, उसमें कंट्री नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली बोल सकते इट वाज एम्पायर, फ्रांस, ब्रिटेन, इवन होली रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन था इस तरफ में. तो दे वर यूजिंग देयर रिलीजियस एस्पेक्ट टू कंट्रोल द पॉलिटिकल थॉट. तो नेशनलिज्म कम था, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम इवन थिंकर्स लाइक दांते, he has focused on Italian Renaissance, Italian nationalism, which was achieved in 18th century by the role of several important key players. फॉर एग्जाम्पल गैरीबाल्डी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यंग इटली एक्सेट्रा. तो जब चर्च का डोमिनेशन ज्यादा रहेगा तो रिलीजियस डॉगमा रहेगा, वहां पर लॉजिक रीजन काम नहीं करे, कम करेगा. इवन मैजिक सुपरस्टिशन का फोकस मच मोर ऑन दैट. ब्लास्फेमी केसेस रहेगा उस समय. तो ये कंटेक्स्ट हो गया. जब ये कंटेक्स्ट रहता है तो क्या होता है प्रॉब्लम उस रीजन में कि there was a fragmentation, social issue, social tension between the society. So slowly, when there was a changes in a political state across the Europe, for example, fall of Byzantine Empire, fall of Constantinople, 1453, when there was a rise of was this Ottoman sultans. So the many of the scholars from the Byzantine Empire they fled to Venice, Italy. That is why Italy became the source of Renaissance. Italy क्यों और ग्रीस क्यों? तो ग्रीस एंड इटली रिप्रेजेंट द थॉट ऑफ द ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन, जिसको जूलियस सीजर की बात करते हैं, क्रैसिस की बात करते हैं, अगस्टस सीजर का बात करते हैं, इवन ग्रीक में ग्रीक गॉड, नॉर्स ग्रीक गॉड का बात करते हैं. फिर जो प्लेटोनिक थॉट, एरिस्टोटलियन थॉट, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बेस है. लेकिन वो जो बेस जो था दे वर पेगन्स, they were not following the religion of Christian. लेकिन जो सिस्टम था उस समय क्रिश्चियनिटी था, उसके अंदर में they were taught कि
जो एक क्लोज लूप सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं ओपन किया जाए। तो जो थिंकिंग है जो दे वर डेवलप्ड इन इटली, इट वाज बेस्ड ऑन दैट ओनली। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बोल सकते हैं कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल होता है तो देयर वाज अ हाई टैक्स ऑन द रोड, द सिल्क रोड। दैट इज वाई मेनी ऑफ द रीजन वे फोकसिंग मच ऑन ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट। कैसे वो इंडिया रीच कर सकते हैं या साउथ एशिया रीच कर सकते हैं, क्योंकि वो जो रीजन है जो सिल्क रूट है सेंट्रल एशिया से लेकर के ओटोमन एम्पायर हो गया, यहाँ से फिर जब यूरोप जाते हैं तो इट वॉज हेविली लेवाइड बाय द ओटोमन टक्स। तो जो यूरोप कंट्री थे वो चाह रहे थे कि यूरोपियन कंट्रीज चाह रहे थे कि दे वांटेड टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। दैट इज व्हाई स्पेन और पोर्तुगीज स्लोली दे वर फंडिंग द मिशनरीज एज वेल एज दे वर फंडिंग द इम्पोर्टेंट पीपल हु लेड द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड किसको बोलते हैं? जो न्यू डिस्कवरी हुआ अमेरिका, दैट इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। फर्दर ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज अ राइज ऑफ मर्केंटिलिज्म। और क्योंकि जो स्पेन थे और पोर्तुगीज थे, दे वर सपोर्टिंग सच काइंड ऑफ एम्बिशियस पीपल हु वर फ्री ट्रेडर, फ्री थिंकर ऐसे। तो रेनेसा स्टार्टेड फ्रॉम इटली, वी हैव डिस्कस, because of the mostly because of the scholars who were carrying the ancient texts and knowledge of the east as well as the west of the also of the Christian thinking। वो वहां जाते हैं, वहां पे एक्सप्लोर करते हैं एज वेल एज जो बेसिक ट्रेडिशन रहता है रोमन ग्रेको सिविलाइजेशन को, इसको इन्फ्यूज किया होता है। तब वो बैकग्राउंड के अंदर में द थॉट ऑफ रेनेसा केम इनटू बीइंग। अब रेनेसा है क्या? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए रीबर्थ। रीबर्थ ऑफ विच? वॉट? तो रीबर्थ ऑफ एंशियंट ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन। वो बात करते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, लेकिन जो बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम हो गया या फिर बोल सकते हैं विथ रिगार्डिंग टू आर्ट ट्रेडिशन कल्चर स्कल्पचरिंग, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होता है फ्रॉम द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। दैट इज वाई रेनेसा में मेनी ऑफ द थिंकर एंड स्कॉलर्स वेर फोकसिंग ऑन new thinking, new ideas that was based on decrease of divinity of the Christ. Christ was seen as a human. He was a son of the God rather than God himself. इवन ह्यूमनिज्म, तो दांते का जो डिवाइन कॉमेडी हो गया, मैकियावेली द प्रिंस, तो उसमें मैकियावेली बात करते हैं कि जो प्रिंस का जो पावर है इट शुड बी इंक्रीज्ड एंड चर्च का पावर शुड बी डिक्रीज, बिकॉज जो रिलीजन है इट मेक्स द मैन वीक। Prince, that is why he focused more on secularism between the separation of church and state. लियोनार्डो दा विंची बात करते हैं विद रिगार्डिंग टू ह्यूमनिज्म इन आर्ट स्कल्पचर्स। लास्ट सपर हो गया, मोनालिसा हो गया, वहां पर भी ही ब्रॉट द थिंकिंग ऑफ द कंपस, इवन ज्योमेट्रिक थिंकिंग वो लाते हैं। माइकल एंग्लो के जो स्कल्पचर्स है ही शोकेस द एलिमेंट ऑफ रियलिज्म इन स्कल्पचरिंग। फिर उसी बीच में रेनेसा कब आता है? 14-17 सेंचुरी में। उसमें इंडिया में क्या होता है वी विल डिस्कस। तो इंडिया में 14 सेंचुरी में वी कैन डिस्कस कि विजयनगर एम्पायर था। फिर 15 सेंचुरी का स्टार्टिंग में लोधी आता है, 1526 में मुगल्स आते हैं और कहीं ना कहीं मुगल्स राइज होते हैं इंडिया के अंदर में। दैट इज वाई जब हम लोग बात करते हैं इंडिया में तो जो जहांगीर है उनका एक पोर्ट्रेट है सेंट मेरी हाथ में पकड़े हुए, वो कहीं ना कहीं रेनेसा थिंकिंग में दिखाता है। तो उसी फेज में प्रिंटिंग प्रेस राइज होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस के कारण इट वॉज मच मोर इजियर टू प्रिंट अ लॉट ऑफ बुक्स, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ बुक्स इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आपके पास बेसिक टूल्स है। तो उसी प्रिंटिंग प्रेस ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर किया, जो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन लाया गया रिफॉर्मेशन के द्वारा। Further, scientific revolution was also done through the use of astrolabe compass. Astrolabe was very important because of the movement of the sun dial और कैसे वो शिप का शिप का जो एक मूवमेंट है वो डिसाइड करता था सन के थ्रू। फिर कंपास वाज बेस्ड ऑन द मार्किंग ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ। तो कोपरनिकस ही डिस्कस द कि जो सन है इट इज in the center of the solar system rather than Earth. So he talked about heliocentric system of solar system. Galileo, through the use of telescope and mirror, he discussed कि जो अर्थ है इट इज स्फेरिकल इन शेप और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। केपलर वो बात करते हैं कि प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो उनका केपलर थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन और बाकी रोटेशन। तो रिफॉर्मेशन, तो रेनेसा इज अ थिंकिंग, इट इज अ रिबर्थ थिंकिंग, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसको बोलते हैं रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन ऑफ विच? रिफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, रिफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन, रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो रिलीजन में क्या सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट है? रिफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन। तो पहला इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मार्टिन लूथर।
Martin Luther, he was the establishment of the Protestant church. Protestant church, he was against the church domination of the individual lives. रोमन कैथोलिक जो रोम से कनेक्टेड थे, जो रोम से कनेक्टेड थे और रोम से कंट्रोल्ड थे, तो ही डिस्कस थ्रू द यूज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस कि बाइबल इज ऑन थ्री चीज, कि बाइबल इज ओनली सोर्स अथॉरिटी, क्लर्जी जो है उनके पास कोई पावर नहीं होना चाहिए, एवरी पर्सन हैज द राइट टू इंटरप्रेट द बाइबल अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। जो जीसस है उनके अगर उनको प्रे करते हैं, इट इज द ओनली थिंग टू डू रादर देन फॉलोइंग द सैक्रेमेंट। इसको अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, तो हम लोग बात कर सकते हैं भक्ति मूवमेंट। कैसे भक्ति मूवमेंट ने फोकस किया कि ये सैक्रिफाइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन लव टू द गॉड। वैसे इसमें सैक्रेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव टू फोकस मच ऑन लव टू द गॉड, लव टू द क्राइस्ट। देन प्रोटेस्टेंट एथिक्स आता है इसमें, दैट इज फोकसिंग मच मोर ऑन आइडियाज एंड कल्चर, आइडिया एंड ट्रेडिशन ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिलीजन, जिसको स्टैब्लिश किया था जर्मनी के अंदर में। तो आज का जो ट्रेडिशन है, जो हम लोग यूएस, यूके, इवन बोल सकते हैं वेस्टर्न कंट्री फ्रांस के अंदर भी है, तो प्रोटेस्टेंट चर्च है, लेकिन कैथोलिक कहाँ कहाँ पर है, कुछ कुछ जगह पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेन हो गया, इटली हो गया, इटली, स्पेन, पोर्तुगीज, और इवन इन साउथ अमेरिका। ऑर्थोडॉक्स चर्च कहाँ पर है, रशिया हो गया, और कुछ रीजन इन द लैटिन अमेरिका। तो डिफरेंट डिफरेंट चर्च फॉर्म है, उनका अपना इंटरप्रिटेशन है विद रिगार्डिंग टू जीसस क्राइस्ट, मेरी एक्सेट्रा। तो मार्टिन लूथर एस्टैब्लिश द प्रोटेस्टेंट चर्च, और प्रोटेस्टेंट चर्च से एथिक्स आता है, दैट इज कि जो बाइबल शुड बी लैंग्वेज ऑफ द पीपल। इंडिया से कंपेयर करना, भक्ति मूवमेंट लैंग्वेज ऑफ द पीपल, मराठी, बंगाली, वैसी वहां पर फ्रेंच का बात किया गया, जर्मन लैंग्वेज बात किया रादर देन लैटिन। बस द सेकंड वुड बी वेल्थ, वेल्थ इज नॉट कलेक्टेड बट इन्वेस्टेड। प्लस वो जो खुद पे खर्चा करना, लग्जरियस जो सिस्टम था उस समय, चर्च के पास लग्जरी था। फिर इवन जो किंग थे, ही वॉज फोकसिंग मच मोर ऑन लग्जरी गुड। तो वो बात करते प्रोटेस्टेंट एथिक्स में कि दे शुड इन्वेस्ट द मनी। तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, इन अ न्यू स्पिरिट, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग ऑफ द चार्टर्स, क्रिएटिंग ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसलिए उस समय जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से, एम्स्टरडम से पहली बार। तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर दूसरा बात होता है प्री डेस्टिनेशन, एवरीवन हैज द ओरिजिनल सिन, लेकिन अगर आप काम करेंगे अपने जिंदगी में तो यू कैन रिडीम योरसेल्फ। तो वो एक एस्पेक्ट आता है, इसलिए आपको अच्छा काम करना है। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जो है वर्क, वो कहीं ना कहीं आज भी विवेकानंद आइडियाज में भी दिखता है। वो बात करते हैं वर्क इज अ सर्विस टू द सोसाइटी। देन प्रिंस, वी हैव डिस्कस कि मैकियावेली क्या बात कर, रिफॉर्मेशन। तो जो भी हम लोग बात की वो रिलीजन में रिफॉर्मेशन में बात हुआ, अभी पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन। प्रिंस में बात करते हैं मैकियावेली, ही वाज अ रियलिस्ट इन थिंकिंग। ही डिस्कस की जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इट इज मच मोर कंट्रोल इंटरवेंशन बाय द चर्च, सो द प्रिंस पावर शुड बी इंक्रीज्ड, और देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। रिलीजन को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ यूज कर सकते हैं सोशल कैपिटल वेलफेयरिज्म के लिए और लोग के बीच में कोहेसिवनेस को प्रमोट करने के लिए, रादर देन डिवीजन। देन स्लोली when there was a social cohesion with the help of reformation, चर्च का जो पावर घटते गया, और ओवरऑल जो मैनर्स और वो भी कहीं ना कहीं अपना पावर्स और राइट्स को देना स्टार्ट कर दिए पेजेंट को भी। तो द पेजेंट वे डिमांडिंग मोर एंड मोर राइट्स। तो जो जो किंग थे उस समय के, क्वीन थे, तो दे वर फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन काइंड ऑफ रिफॉर्म। तो उसमें एक एग्जांपल है कि हेनरी सेवेंथ है, वो बात करते हैं कि ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ अ चर्च एंड डिक्लेयर्ड दैट चर्च इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रोम। क्यों ऐसा, क्योंकि ही वाज डिस्कसिंग कि जो चर्च है, जो ब्रिटेन के अंदर में चर्च है, दे वर फॉलोइंग द डिक्टेट ऑफ द रोम रादर देन फॉलोइंग द डिक्टेट ऑफ द किंग ऑफ द ब्रिटेन। तो वो फॉलो किया गया एलिजाबेथ वन से। फर्दर द पेजेंट वर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल स्लोली, और वहां पर ग्लोरियस रिफॉर्मेशन होता है 1688 में। और कहीं ना कहीं जो पूरा रिफॉर्मेशन के अंदर ब्रिटिश में जो किंग का जो पावर है, इट वाज बिकमिंग लिमिटेड बाय द पार्लियामेंट। जो जॉन लॉक, जो इंपॉर्टेंट थिंकर है, वो बताते हैं कि द पार्लियामेंट शुड ऑल्सो हैव द पावर टू पोर्ट्रे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द किंग, और किंग इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। तो लिमिटेड सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट आता है जॉन लॉक के अंदर में, इसी समय आता है। अब जब लोग बात किए कंटेक्स्ट, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, तो जो रिफॉर्मेशन होता है कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर में वैसे भी लोग होते हैं, दे वर क्रिटिक ऑफ द रिफॉर्मेशन। जैसे इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए, ब्रह्मो समाज जब स्टैब्लिश होता है तो धर्म संसद भी होता है, धर्म सभा भी। दे वर क्रिटिसाइजिंग द वर्क्स ऑफ द राजा राम मोहन रॉय। तो जो काउंटर रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, दे आर फोकसिंग मच मोर इवेंगलिज्म, जैसे जैसे द क्राइस्ट वर्ड शुड बी प्रमोटेड, सोल्जर ऑफ जीसस, जैसे जेजुएट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में
जो मिशनरी जेजुएट है, फॉर एग्जाम्पल सेंट इग्नेशियस लोयला, लोयला स्कूल्स हो गए पूरे, सेंट जेवियर, जेवियर स्कूल्स हो गए पूरे इंडिया में, तो कहीं ना कहीं वो स्पेनियर्ड है, स्पेन में वो उनका बर्थ हुआ है और वहां से उनको भेजा गया हर जगह वो गए, अफ्रीका में गए, एशिया में गए, ताकि जो वर्ड्स ऑफ मिशनरीज प्रमोट करे एजुकेशन सिस्टम, एज वेल एज दे वर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन द न्यू एम्बिशियस प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जो मेगलन हो गए, बाकी जो एम्बिशियस एक्सप्लोरर थे, उनका भी जो इन्वेस्टमेंट था वो जेजुएट से भी आया था। तो जेजुएट वर द पायोनियर ऑफ द न्यू एज थिंकिंग, और कहीं ना कहीं इन्हीं का थिंकिंग की वजह से इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ा। फॉर एग्जाम्पल पोर्तुगीज गोवा इंक्विजिशन 1500 के समय में, वो सेंट जो जेवियर थे उनके द्वारा किया गया था। प्लस जब ये काउंटर रिफॉर्मेशन होता है तो देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अ वायलेंस। तो वायलेंस वाज अगेंस्ट द प्रोटेस्टेंट। जब प्रोटेस्टेंट, क्यों? क्योंकि प्रोटेस्टेंट वाज क्रिटिक ऑफ द एस्टैब्लिश सिस्टम। If there was a violence against the Protestant, they will fled to the New World which were discovered by the new explorer in the North and South America. जब वहां माइग्रेट करते हैं तो स्लोली देखा जाता है देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज वहीं से फॉर्मेशन होता है धीरे धीरे करके। तो वहां पर आयरिश, जर्मन, फ्रेंच एंसेस्ट्री, स्पेनियर्ड, जो प्रोटेस्टेंट थिंकिंग थे वो माइग्रेट करते वहां पर। तो ये ओवरऑल थिंकिंग जो है पूरा का पूरा, इट इज द बैकग्राउंड ऑफ एनलाइटनमेंट। उसी समय में बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है। आई वुड लाइक टू ऐड हियर, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फीमेल फिगर थी, शी वॉज द वाइफ ऑफ मार्टिन ल्यूथर, नेम्ड कैथरीन वॉन बोरा। एंड ये जो मार्टिन ल्यूथर के आइडियाज थे रिगार्डिंग दैट ऑल द पीपल आर इक्वल एंड द बाइबल इज सुप्रीम, उन आइडियाज को प्रोपोगेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। तो ये बोल सकते हैं कि रिफॉर्मेशन के पहले जो चर्च का डॉगमेटिक कंडीशन था वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता विमेन फ्रीडम को। रिफॉर्मेशन के अंदर में विमेन वेर लिबरेटेड विद द हेल्प ऑफ न्यू आइडियाज। अब ये बैकग्राउंड जब होता है एनलाइटमेंट पीरियड का, तो क्या हुआ इसमें? तो वी विल थिंक कि धीरे धीरे देयर इज अ राइज ऑफ मर्केंटलिज्म। कैसे? जेजुइट आर सपोर्टिंग द न्यू एज एक्सप्लोरर एम्बिशियस पीपल इन द न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड के अंदर कॉलोनीज फॉर्मेशन हो रहा है, 13 कॉलोनीज जो मतलब बात करते हैं अमेरिकन रिवोल्यूशन के अंदर में, तो वहां फॉर्मेशन हो रहा है। धीरे धीरे कनाडा के अंदर में कॉलोनी स्टार्ट हो रहा है, साउथ अमेरिका में अंदर वो ब्राजील से स्टार्ट हो रहा है, वेनेजुएला से स्टार्ट हो रहा है। फिर इंडिया के अंदर में डच, इंडिया के अंदर में ब्रिटेन आ रहे हैं, फ्रांस आ रहे हैं, इसमें डच भी आए थे, इसका डैनिश आ रहे हैं, पोर्तुगीज आ रहे हैं, इंडो चाइना में फ्रेंच आ रहे हैं, इवन इन इंडोनेशिया के रीजन में डच आ रहे हैं। तो देवर इंक्रीज ओवर ट्रेड, ट्रेड के कारण देवर न्यू एपेटाइट, जो क्या प्रोटेक्शन एथिक के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, गन, गॉड, ग्लोरी, गोल्ड, ये तीन एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट था उस समय का कि आपको फ्रीडम, आपको एक्सप्लोरेशन है, आपको फ्रीडम है, यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और आप जितना आपको इन्वेस्ट करना कर सकते हैं, इवन प्रॉफिट कमाना कमा सकते हैं। तो मर्केंटिलिज्म पहले स्टार्ट होता है पोर्तुगीज स्पेन से, स्लोली इट वाज बेस्ड ऑन जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन द एम्स्टर्डम, वहां से फिर डच स्टार्ट करते हैं, डच के बाद फिर फ्रेंच और फिर ब्रिटेन, और फिर और भी रीजन आते हैं फिर, तो उसके बाद ही आते हैं पोर्तुगीज एंड स्पेन वे द पायोनियर इन एक्सप्लोरेशन। और उसके कारण पोर्तुगीज स्पेन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि दे वर मच मोर फोकसिंग ऑन रिलीजियस एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग बात की काउंटर रिफॉर्मेशन वाज इन पोर्तुगीज एंड स्पेन फर्स्ट, नॉट इन ब्रिटेन एंड फ्रांस। हुआ था लेकिन दे वर नॉट इन पावर। तो पोर्तुगीज जहां भी गए तो दे वर फोकसिंग मच ऑन कन्वर्जन। इंडिया भी है, गोवा के अंदर में कन्वर्जन का बात हुआ, तभी मराठास और बाकी लोग ने उन पर अटैक किया, विजयनगर एम्पायर ने अटैक किया पोर्तुगीज के ऊपर। सिमिलरली अफ्रीका कंट्री में भी गए तो वहां कन्वर्जन में फोकस किए। जैसे हम लोग आइवरी कोस्ट, स्लेव कोस्ट, जहाँ गल्फ ऑफ गिनी है ऊपर में ही है, तो आइवरी कोस्ट नाम में क्यों? क्योंकि वहां से आइवरी ट्रांसपोर्ट किया जाता था, स्लेव को स्लेव ट्रांसपोर्ट किया जाता था, एक ट्राइपोटाइट सिस्टम था पूरा साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में स्लेव ट्रेड था, ट्रायंगुलर ट्रेड इसको बोलते हैं। प्लस बोल सकते हैं कि उस समय स्लोली व्हेन देयर वाज अ लिमिटिंग फैक्टर ऑन द चर्च, तो मोनार्की का पावर बढ़ते गया। जब मोनार्की का पावर बढ़ता है तो देयर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द मोनार्की एज वेल। तो इंग्लिश रेवोल्यूशन होता है, वी हैव डिस्कस कि इट वाज अ बिटवीन द प्रो मोनार्की एंड रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट वे टॉकिंग अबाउट लिमिटिंग द पावर ऑफ द किंग, whereas pro monarchy were talking about कि monarchy is from the heritage, from the tradition of the English culture, उनके पास पावर होना चाहिए। तो दोनों के बीच में वॉर होता है,
ग्लोरियस रिवोल्यूशन होता है जिसमें किंग को एग्जीक्यूट किया जाता है और मोनोपोली ऑफ द चर्च वॉर रिड्यूस एंड किंग नीडेड कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट, वो पहली बार स्टैब्लिश होता है। और 1688 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन होता है जहां पर ऑफिशियली द पार्लियामेंट सुप्रीमेसी वॉज यूज्ड। और जॉन लॉक का जो ट्रेडिशन है, जो हम लोग बात करते हैं मॉडर्न थिंकर में, वो उस समय से बात करते हैं कि देयर शुड बी अ लिमिटेड सॉवरेनिटी ऑफ द किंग एज वेल, किंग इज अकाउंटेबल टू द पीपल, पीपल इज चूजेस द पार्लियामेंट। तो ये बेसिक बैकग्राउंड हो गया। अब है कि उसी बीच में व्हेन देयर इज अ राइज ऑफ कॉलोनाइजेशन, तो देयर विल बी अ कंपटीशन, जब कंपटीशन होगा देयर विल बी अ क्लैश। तो क्लैश स्टार्ट होता है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से। अब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में होता है, लेकिन उसका रिपरकेशन इंडिया में दिखता है, कहां पर, कार्नेटिक वॉर के अंदर में। 1750-40 स्टार्ट होता है कार्नेटिक में, पहला कार्नेटिक वॉर 1750s में होता है, जब निजाम ऑफ हैदराबाद एंड नवाब ऑफ कर्नाटक चंदा साहिब उनके बीच में होता है। देन 1760s में कार्नेटिक वॉर ज्यादा रहता है ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर में, व्हेन द फ्रेंच वेर गिवन बैक द ऑल द टेरिटरी लॉस्ट, तब उसके बाद फ्रेंच वॉज सब्ड्यूड एंड ब्रिटिश बिकेम सुप्रीमेसी। और कार्नेटिक वॉर से जीत करके वो फिर बैटल ऑफ प्लासी में जाते हैं 1757 में, और 1757 में जब जीतते हैं बैटल ऑफ प्लासी तो वापस से कार्नेटिक वॉर में जाते हैं, तब वो फिर दे डिफीटेड द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वांडीवास। और 60 में 1760 में और 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है जिसमें फ्रेंच को वापस से टेरिटरी मिल जाता है, लेकिन वो फोर्टिफाई नहीं करना होता है उसको। वापस से जब जीत जाते हैं साउथ में तो फिर नॉर्थ में वापस जाते हैं 1763 में, और फिर वापस से 1764 में बैटल बक्सर जीतते हैं। तो ये बेसिक इंडिया सेंट्रिक हो गया। तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जो एनलाइटमेंट पीरियड था उनका बैकग्राउंड ये है पूरा। अब जब एनलाइटमेंट पीरियड आते हैं तो बैकग्राउंड जब ये सब है तो बोल सकते हैं कि देर इज अ राइज ऑफ रिफॉर्मेशन, सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहा है, रेवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, फ्री थिंकिंग प्रमोट हो रहा है। तो न्यू न्यू स्कॉलर्स आएंगे उस समय, दे विल टॉक अबाउट साइंटिफिक डिस्कवरी, न्यू इन्वेंटर्स आएंगे उस समय, उसी समय 1688 1700 18 सेंचुरी के बीच में। क्यों? क्योंकि ऑल द बेस वे क्रिएटेड बाय द रिफॉर्मेशन एंड रेनेसां। उसके बाद ही वो थिंकिंग कर पाए, सोच सके। चर्च को पावर हटा गया, इवन जो मोनार्की का पावर को थोड़ा लिमिटेड किया गया, तभी वो सोच पाए। फिर स्कॉटिश एनलाइटमेंट स्टार्ट होता है, इसलिए एडम स्मिथ वहीं से स्टार्ट करते हैं, वो जर्मनी ना स्पेन से स्टार्ट नहीं करते, वहीं से थिंकिंग स्टार्ट होता है। फिर हम लोग बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट थिंकर है, फॉर एग्जाम्पल वोल्टायर फ्रांस है, फ्रांसिस डेविड ह्यूम जो ह्यूमनिज्म बात करते हैं कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, वो स्कॉटिश और ब्रिटिश से, वहीं से, रादर देन स्पेन, रादर देन पोर्तुगीज। इसलिए एनलाइटमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रेंच से, ब्रिटेन से होता है। फ्रेंच में भी जाता है तो फ्रेंच मिक्स रहता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? ब्रिटेन से स्टार्ट होता है। एनलाइटमेंट फ्रेंच से और इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन से। तो एडम स्मिथ ही टॉक्ड अबाउट लार्जेस्ट फॉर कैपिटलिज्म बिकॉज ही वाज क्रिटिसाइजिंग द मर्केंटलिज्म ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट वर पार्टिसिपेटिंग इन द मर्केंटलिस्ट पॉलिसी। उसी कारण क्या हो रहा था कि एक मोनोपोली क्रिएट हो रहा था एंड इट वाज कॉजिंग अ नेपोटिज्म इन द ट्रेड। तो एडम स्मिथ बात करते हैं इसी कारण क्या होगा कि कुछ लोग ही रईस बन पाए, कुछ लोग के पास वेल्थ होगा, बाकी लोग पास नहीं आएगा। ही टॉक्ड अबाउट लार्जेस्ट फेयर कैपिटलिज्म इनविजिबल हैंड। ही टॉक्ड अबाउट कि जो कैपिटलिज्म है इट कैन आल्सो प्रोड्यूस सोशल गुड, जिसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड, इनडायरेक्टली, है ना। तो प्राइवेट वाइस कैन क्रिएट अ पब्लिक वर्च्यू, ये बात करते हैं। देन वोल्टायर बात करते हैं, ही वाज अ वेरी क्रिटिक ऑफ द सिस्टम सोशल थिंग। ही वाज अ उसको सटायर यूज करते थे ऑन द इस्टेब्लिश सिस्टम। और वो बात करते थे कि फ्रीडम एक्सप्रेशन प्रमोट करना चाहिए, स्पीच को प्रमोट करना चाहिए, ताकि सोसाइटी के अंदर में जब स्पीच और फ्रीडम हो तब आप न्यू सिस्टम ऑफ रेगुलेशन, इवन पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वोल्टायर ही बोरोड आइडियाज ऑफ द प्लेटो फिलोसोफर किंग, जो ये बात करते हैं एनलाइटेंड मोनार्क, monarch should be enlightened, he should consult the thinker such as Voltaire। तो अलग अलग थिंकर है इसमें, जॉन लॉक है। सिमिलरली मॉन्टेस्क्यू ऑफ फ्रांस, ही टॉक्ड अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, जब लिमिटेड सॉवरेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर भी सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। तो धीरे धीरे देखा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर अकाउंटेबल स्लोली। फिर कहीं ना कहीं जीन जैक्वे रूसो बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल रादर देन पार्लियामेंट। पहले पार्लियामेंट का था, अब टू द पीपल। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पीपल की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आइडियाज थिंकिंग था ये पूरा का पूरा ये फैला प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू भी, और जो लोग थे फॉर एग्जाम्पल डेट्रॉइड इंसाइक्लोपीडिया, जो इंसाइक्लोपीडिया आज नाम सुनते हैं उन्हीं का देन है, वो कंपाइल करते थे डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स, और उसके थ्रू पूरा जो एनलाइटमेंट थिंकिंग था वो समाज के अंदर इट वाज
बोल सकते हैं कि प्रोफेस्ड। फर्दर जो ये सब थिंकिंग है कहीं ना कहीं ये इंस्पायर किया उस समय के जो एनलाइटेंड मोनार्क थे, फॉर एग्जाम्पल कैथरीन द ग्रेट शी वॉज एन रशियन रूलर। शी टॉक्ड अबाउट कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, नेशनल लॉ। क्या होता था उस समय? कस्टम लॉ था, हर एक के लिए अलग जगह के लिए अलग अलग लॉस। तो नेशनल लॉस का कोडिफिकेशन में बात किया गया। इंडिया में उस समय क्या हुआ, बोल सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जहां पर कोडिफिकेशन ऑफ गेंटू लॉ। इवन वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एज वेल एज जो मॉस्क, जो बोल सकते मदरसा, इट वॉज क्रिएटेड अंडर द वैरिंग हेस्टिंग, और कोडिफिकेशन ऑफ लॉज वर क्रिएटेड। इवन अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स जैसे वी कैन से जॉर्ज वॉशिंगटन हो गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो गए, एडम्स सैम्यूल एडम हो गए, सब कोई बोल सकते हैं कि दे वर हैविंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द एनलाइटमेंट पीरियड। तो फीचर्स क्या है एनलाइटमेंट का? तो दे फोकस ऑन ह्यूमनिज्म, ऑल ह्यूमंस आर करेक्ट, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, आर्टिस्टिक प्रोग्रेसिविज्म। फॉर एग्जांपल जो आर्टिस्टिक थिंग होगा, इट विल इट विल टेक टॉक अबाउट रियलिज्म। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर बेसिक उसके अंदर में चेंजेस आएगा, उसमें रियलिज्म दिखेगा, सोसाइटी का फॉर्मेशन दिखेगा, इसका इमोशन कम रहेगा और ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं थॉमस डैनियल पेंटिंग इंडिया में, जो बनारस के घाट का है, कि इतना परफेक्ट यूज ऑफ टू साइड थिंकिंग हो गया, 3D इमेजेस हो गया, इवन ज्योमेट्रिकल थिंकिंग हो गया, ज्योमेट्री कैसे यूज कर सकते हैं। तो हर चीज मैथमेटिकल यूज होगा, आर्टिस्टिक में भी ऑब्जेक्टिविटी यूज होगा। इंटेलेक्चुअल रिवाइवलिज्म इन द फेजेस ऑफ पॉलिटिकल थॉट, रिलीजियस थॉट, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट किया जाएगा इसके समय में। फर्दर इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो गया, वहां पर रॉयल साइंस लंदन के अंदर में, जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो टॉक अबाउट, दे ऑल्सो प्रोफेस द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट। फर्दर लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच, इंग्लिश रादर देन लैटिन, क्योंकि लैटिन वॉज अ लैंग्वेज ऑफ चर्च। अब वो जब एनलाइटमेंट पीरियड के अंदर में आएंगे तो लोकल लैंग्वेज। फर्दर क्रिटिसिज्म ऑफ डिवाइन राइट्स that is given by the church to the monarch and criticism of absolute monarchy will be done. उसके बाद फिर वो बात करते हैं कि नेचर सेंट्रिक सिस्टम, नेशनलिज्म राइज होगा एनलाइटमेंट पीरियड के अंदर में। उसी समय से आइडियाज फॉर्मेशन स्टार्ट होता है इटालियन का कहीं ना कहीं, कि देयर शुड बी अ इटालियन रेनेसा, जैसे मैकियावेली बात करते हैं। फिर गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट थे, दे वर आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द एनलाइटमेंट थिंकिंग, जैसे कैथरीन द ग्रेट वी हैव डिस्कस, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इवन इटालियन रिफॉर्मेशन और इटालियन के अंदर यूनिफिकेशन होता है, वो आते हैं। क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड के अंदर में वो स्टार्ट करती है विथ रिगार्ड टू रिफॉर्म इन द चार्टर मूवमेंट आता है उस समय, फ्री ट्रेडर आता है जिसमें मोनोपोली ऑफ द मर्केंटलिज्म वेर रिमूव्ड। अब सब कोई ट्रेड कर सकता है जाकर के, तो चार्टिज्म आ गया, चार्टर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको राइट्स। तो चार्टर एक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं 1793 1813 उसी समय आता है। फिर बोल सकते हैं फ्री ट्रेडर, उसी समय रिवोल्यूशन आता है, तो बोल सकते हैं। तो एनलाइटमेंट का बेसिक आइडियाज क्या हुआ कि इट इज यूज ऑफ रीजन, रीजन बेस्ड ऑन माइंड एंड 5 सेंसेस, आईज, नोज, स्मेल हो गया, फिर टच हो गया, सबसे, जिसको एम्पेरिज्म बोलते हैं। फर्दर एविडेंस ऑफ सेंसेस एंड आइडियल्स उसको यूज कर लेंगे, ओल्ड आइडियाज एंड थिंकिंग को ऑडिट करेंगे और न्यू आइडियाज को इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल विच हंटिंग होता था, ब्लास्फेमी केसेस था, कहीं ना कहीं जो रिलीजियस डॉगमा था, सैक्रिफाइस, ह्यूमन सैक्रिफाइस या कुछ और, उसको रिड्यूस किया गया, कैपिटल पनिशमेंट को तो कहीं ना कहीं हटाया गया। इंडिविजुअल थिंकिंग प्रमोट किया गया, फॉर एग्जाम्पल अंडर वेरियस थिंकर, फॉर एग्जाम्पल वोल्टायर, फ्रीडम एक्सप्रेशन, जॉन लॉक, लिमिटेड गवर्नमेंट, लाइफ लिबर्टी एंड ड्यूटी, लाइफ लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। फिर लासेस फेयर कैपिटलिज्म एडम स्मिथ के अंदर में। तो अलग अलग थिंकर थे जिन्होंने प्रमोट किया आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट। फर्दर एक नया रिलीजन स्टार्ट हुआ, डीइज्म बोलते हैं, डाइज्म, दैट इज नेचुरल रिलीजन, अमेलगमेशन ऑफ आइडियाज ऑफ सेवरल रिलीजन, सबका बेस्ट आइडिया उठा लो एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज यूनिवर्सल, इट इज नॉट सेंटर टू ह्यूमन, इट इज सेंटर टू होल इकोसिस्टम, स्पीसीज, हायरार्की नहीं रहेगा उसके अंदर में, एम्पावरमेंट ऑफ ऑल द थिंग, वन नेमलेस गॉड रेन रादर देन क्राइस्ट या एक क्रिश्चियन रेन। उसी बीच में देयर वाज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जब आइडियाज थिंकिंग बढ़ता है तो इट परकोलेट इनटू द साइंटिफिक डिस्कवरी हर जगह। जैसे हम लोग के समय में भक्ति मूवमेंट था, उसी समय देखा जाता है कि साइंटिफिक डिस्कवरी होता है इंडिया में,
बाय द आर्यभट्टा। इवन बोल सकते हैं कि इंडिया में 7th और 8th सेंचुरी में भास्कराचार्य हो गया और अदर्स, वारा मीरास एक्सेट्रा। वैसे वहां पर भी वैक्सीनेशन वर डेवलप बाय एडवर्ड जीनर। जेम्स वॉट स्टीम इंजन इन्वेंट करते हैं, कैसे स्टीम को यूज कर सकते हैं। जॉन स्नो जो ही टॉक्ड अबाउट वर्किंग हाइजीन सैनिटेशन टू डील विद कॉलेरा, ताकि प्लेग और कॉलेरा ऐसे वापस से कंडीशन नहीं आए। टल्स वर्क इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे बढ़ाया जाए, यूज ऑफ यूरिया, इवन बोस्ट ग्राफ्टिंग और हाइब्रिड कॉन्सेप्ट वो आता है। जेम्स हार्ग्रेव के स्पिनिंग जेनी, उसको कैसे यूज कर, स्पिनिंग जेनी और विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एज वेल एज स्टीम, कैसे इसको यूज कर सकते फॉर द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। ये जो चीज है, इतने सारे हर जगह एस्पेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन से ह्यूमन लाइफ कंडीशन बढ़ रहा है, सैनिटेशन से कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट घट रहा है और प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा है। स्टीम इंजन से मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है सोसाइटी के अंदर में। स्टीम इंजन के कारण ही कोल और आयरन इंडस्ट्री फॉर्मेशन होता है, ब्रिजेस बनता है और न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। फर्दर टेक्सटाइल के कारण सब कोई कपड़ा पहन सकते हैं, डाई पहन सकते हैं। एग्रीकल्चर में अंदर चेंजेस आने से फूड प्रोडक्शन ईजी हो जाता है, उसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ इसी समय स्टार्ट होता है मैक्सिमम। जब ये बैकग्राउंड रहता है तब जाकर के बोला जाता है कि देयर इज अ राइज ऑफ कॉलोनाइजेशन। क्यों? क्योंकि दे आर क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट फोर्स, दे आर क्रिएटिंग न्यू डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तब उसने तो है नहीं रिसोर्सेस, तब फिर जो बहुत सारे जो चार्टर कंपनीज होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच के जो कंपनी होते हैं इंडिया के अंदर में, इवन वीओसी जो डच के होते हैं, इवन डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी होते हैं, सब जाते हैं हर एक कंट्री के अंदर में और दे आर फोकसिंग मच मोर इंपीरियलिज्म, कॉलोनाइजेशन, इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन, और ताकि उनके जो डिमांड पूरा हो सके। तो बोल सकते हैं इसमें कि एनलाइटमेंट जो क्रिटिक देखा जाए इसको अब एनलाइटमेंट पीरियड का, वी कैन से कि जो मैन का जो थिंकिंग था, इट वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, ट्रू। इट वाज बेस्ड ऑन सेंसेस एम्पिरिसिज्म, ट्रू। लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्रीड पैदा करता है, एक कंट्रोल, सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल और एट द सेम टाइम नेचर के ऊपर कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं वी कैन से जो एनलाइटमेंट पीरियड था वो इट क्रिएट अ एपेटाइट दैट वाज वेरी बेस्ड ऑन द एनिमल इंस्टिंक्ट। उसके कारण सोशल हायरकी फॉर्मेशन होता है और स्लोली हायरकी के बाद बोल सकते हैं कि रेशियल हायरकी, कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इट इज द एपिटोम ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज परफेक्ट। एंड एवरी अदर सिविलाइजेशन, फॉर एग्जांपल ईस्टर्न सिविलाइजेशन, अफ्रीकन कंट्रीज में जो लोग बसते हैं, दे नीड अ सिविलाइजिंग मिशन। दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट्स मैन बर्डन स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज व्हाइट्समैन को लगा, उनको लगा कि दे आर द एनेबलर ऑफ सिविलाइजेशन। उन्हीं के पास आइडियाज, उनके पास पॉलिटिकल थॉट है, उनके पास रिलीजियस थॉट है, रिफॉर्मेशन है, इंडिविजुअल थिंकिंग है, उनके पास साइंटिफिक डिस्कवरी है, रिसोर्सेज है, हर चीज उन्हीं के पास है। एंड दे हैव द ड्यूटी टू प्रमोट सिविलाइजेशन एक्टिविटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो कैसे करेंगे? थ्रू द यूज ऑफ क्रिश्चियन लाइट। इसलिए बोल सकते हैं कि 1930s में एंग्लिसिज्म और ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी होता है, इसमें एंग्लिसिस्ट जीतता है और कहीं ना कहीं इंडिया में जो बोलते हैं मैकॉले थिंकिंग आता है और क्रिश्चियन मिशनरी को 1813 के अंदर में, इसी कारण उसी समय फेज में 1813 के अंदर में उनको मौका मिलता है कि आप इंडिया में आइए और अपना सिविलाइजेशन मिशन स्टार्ट करिए। तो ये कनेक्शन है। फर्दर वी कैन से कि जो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है इट इज बेस्ड ऑन मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड्स। एंड दे वर जो थिंकर थे उस समय के, फ्रांसिस बेकन हो गए, डेविड ह्यूम हो गए, दे वर फोकसिंग मच ऑन अ बेटर फ्यूचर। ऑप्टिज्म बहुत ज्यादा हाई था और कहीं ना कहीं वी कैन से कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो हर समाज तक पहुंचा। लेकिन एट द सेम टाइम ये रूट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय एनलाइटमेंट पीरियड। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस दोनों दिखता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। तो अदर चैलेंजेस क्या है? तो रोमांटिसिज्म एंड स्केप्टिज्म, तो वी विल discuss in next session on Tuesday, because it needs a certain kind of clarity with regard to both the thought. But I will just state basic thing कि romanticism is talking about romantic ideas of the past, कि जो enlightenment period है it is causing a negative attribute of the society। तो कहीं ना कहीं रोसियो talked about कि human greed, he talked about natural thinking of the human which is very pristine, very pure, but it is corrupted to the societal needs। Skepticism by Immanuel Kant discussed कि if we are capable of thinking on the ideas, if we are capable, if the mind is capable of understanding a universe or not, क्योंकि ह्यूमन का जो ग्रीड है वो बढ़ते जा रहा है, दे आर मच मोर फोकसिंग ऑन इंटेलेक्ट
rather than moral aspect. That is हम लोग बात करते हैं categorical moral और imperative. इसी से मैं ethical construct जो GFR4 में इसी से आता है. So we have taken up important discussion. Further, certain question are there. Why was the need felt to transition the age of enlightenment? तो नीड क्या था? तो नीड वी कैन से कि बोल सकते हैं कि जो बेसिक सोसाइटल ऑर्डर था विथ रिगार्डिंग टू चेंजेस इन सोशल रिफॉर्मेशन, रिलीजियस, पॉलिटिकल थॉट, इवन साइंटिफिक डिस्कवरी, वो हेल्प किया पूरा सोसाइटी को कि आप न्यू एज ऑफ एनलाइटमेंट तक पहुंच सके पूरा का पूरा. एंड what led to the age of enlightenment in 17th-19th century Europe? What led? We have discussed scientific discovery and explain, वो पूरा हो गया. मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एज ऑफ एनलाइटमेंट, कॉन्स्टिट्यूंट क्या? तो रिफॉर्मेशन से लेकर के जो एज ऑफ रीजन हो गया, डेइज्म हो गया, इंडिविजुअल थिंकिंग हो गया, पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन हो गया, वो पूरा आ जाएगा. प्लस एनलाइटमेंट स्टार्टेड फ्रॉम फ्रेंच एंड ब्रिटिश, उसके बाद ही हर जगह परकोलेट किया. Period of enlightenment was in an era of which rationalism triumphed over traditional truth. Examine how the enlightenment influenced political thought in Europe. तो कहीं ना कहीं enlightenment period जो था वो rationalism को प्रमोट किया. तो political thought जो था वो कहीं ना वहां पर एक individual thinking था. Political reformation का बात हो रहा था कि स्टेट का पावर कैसे कम किया जाए, स्टेट शुड बी लिमिटेड. सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बात होता है, इंडिविजुअल राइट्स का बात होता है, फ्रीडम एक्सप्रेशन, स्पीच, वोल्टायर के अंदर बात होता है. फर्दर लेकिन एट द सेम टाइम एनलाइटमेंट जो था इट वाज अ वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट, वेस्टर्न आइडिया प्रमोट किया जा रहा था. तभी तो व्हाइट्समैन बर्डन आ रहा है, तभी तो वो कॉलोनाइजेशन का एक रूट है एनलाइटमेंट. तो पॉलिटिकल जो थॉट है कहीं ना कहीं वहां पर टेंच है कॉलोनाइजेशन का, और कहीं ना व्हाइट्समैन बर्डन का, मॉरल सुपरियरिटी का, रेशियल सुपरियरिटी का. हाउ डिड द एज ऑफ एनलाइटमेंट इम्पैक्ट द सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड? डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सोसाइटी में कैसे चेंजेस आया, रिफॉर्मेशन, इंडिविजुअल थिंकिंग, पॉलिटी में स्टेट बिकम मोर एंड मोर अकाउंटेबल, लिमिटेड गवर्नमेंट, पॉलिटी में और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा, इंडिविजुअल राइट्स बढ़ा, विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है. लेकिन इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड का बात हो रहा है, तो इसमें दोनों एस्पेक्ट बात करना है कि एज ऑफ एनलाइटमेंट प्रमोट भी किया, लेकिन कुछ कुछ जगह में इट क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट कि कमर्शलाइजेशन हुआ, स्टार्ट हुआ, सोसाइटी के अंदर में हायरकी स्टार्ट हुआ, सोशल हायरकी, कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल वेल्थ, वो रोमांटिसिज्म वी विल डिस्कस लेटर. Was the age of enlightenment absolute or accommodative or adapted? तो बोल सकते हैं कि एज ऑफ एनलाइटमेंट वॉज accommodative, क्योंकि हर एक आइडियाज, फ्रेंच आइडियाज और ब्रिटिश आइडियाज, डेविड ह्यूम के, वोल्टायर, सबको यूज किया जा रहा था, हर एक सीख रहे थे. फॉर एग्जाम्पल कैथरीन द ग्रेट, शी इम्प्लीमेंट द स्कीम्स, और वो इंस्पायर थे वो सब आइडियाज को वो इम्प्लीमेंट किए कोड करने के लिए. इंडिया में हुआ, लेकिन बोल सकते हैं एज ऑफ एनलाइटमेंट जो था वो कहीं ना कहीं accommodative ओनली फॉर द यूरोपियन कंट्रीज. लेकिन जो अफ्रीकन कंट्री थे, एशियन कंट्री थे और इंडियन कंट्री थे, वो कहीं ना कहीं दे फेस द ब्रंट ऑफ द एनलाइटमेंट पीरियड, क्योंकि दे वर नॉट accommodating द ईस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न सिविलाइजेशन इनटू इट्स ओन थिंकिंग. कंपेयर द एज ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ इंडिया एंड यूरोप, तो एज ऑफ एनलाइटमेंट यूरोप में क्या, इट इज एंटी चर्च, बोल सकते हैं कि प्रो इंडिविजुअल थिंकिंग. लेकिन इंडिया में जो है इट इज रिफॉर्म, इट इज मच मोर ऑन फोकसिंग. वो बात करते दोनों कि इंग्लिश एजुकेशन में फोकस करना चाहिए, एट द सेम टाइम साइंटिफिक प्रिंसिपल फोकस करना चाहिए, एट द सेम टाइम जो सोसाइटी का वैल्यूज है जो था पहले से, इक्वालिटी, वेदांतिक थॉट, उस पर फोकस करना चाहिए. तो जो मिक्सचर है, मिक्स्ड है, जो अष्टांग मार्ग हो गया, बीच का रास्ता, मिडिल पाथ हो गया, वो इंडिया में, यूरोप में एक तरह से एक रेवोल्यूशन है, एक एंटी चर्च, एंटी स्टेट रेवोल्यूशन. हाउ डिड इंडिया आइडियाज ऑफ यूरोप, ठीक है, वी विल टेक अप नेक्स्ट. स्क्यूड इम्पैक्ट ऑफ एज ऑफ एनलाइटमेंट वी हैव डिस्कस कि कॉलोनाइजेशन बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन बढ़ता है, इवन सोसाइटी के अंदर में जो लेबर्स मूवमेंट है वो कटिल किया जाता है, और न्यू बोल सकते हैं कि एनलाइटमेंट जो है वो कुछ कुछ जगह पे दिखता है. पोर्तुगीज, स्पेन में भी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ब्रिटेन एंड फ्रांस. क्रिटिक वी हैव डिस्कस, अलग अलग क्रिटिक है, इश्यूज हो गया, रोमांटिसिज्म, स्केप्टिज्म हो गया. Did the age of enlightenment impact the emergence of capitalism and democracy? So we can say कि it helps in a